हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। देखिएगा, आप सभी लोगों के जो है मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी लिमिटेड के बीच में कुछ जो है मर्जर से संबंधित कुछ न्यूज़ फ्लो है। सर उसको हमें समझाइए किस तरीके से शेयर प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। तो मैंने अपने जो व्यूअर्स हैं उनके मैसेज थे उनसे पूछा भी कि आपको इसके बारे में कोई और वीडियो नहीं मिली क्या यूट्यूब के ऊपर। तो कहते हैं सर वीडियो तो डली है लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चिंता ना करो, आपके लिए जो है आपका मित्र और आपका भाई जो है एक वीडियो आपको डाल के देगा। तो हो सकता है कि एक वीडियो में बात खत्म ना हो, तो दो वीडियो में हम बात करेंगे। तो अच्छे से इसको समझते हैं कंसेप्ट को। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको ज्ञान मिलेगा कि रिवर्स मर्जर होता क्या है, और दूसरा जो आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जो है आपके कुछ मन में जो सवाल आ रहे होंगे उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवर्स मर्जर होता क्या है। देखिएगा कि अब मार्केट में जो रूमर्स हैं, पहले हम उस न्यूज़ को पढ़ते हैं। वो क्या है? कहता है आईडीएफसी फर्स्ट आईडीएफसी रिवर्स मर्जर प्लान बैक ऑन टेबल। तो दोबारा से ये जो बात आई है, तो यहाँ पर इस न्यूज़ को जब हम समझेंगे तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा कि रिवर्स मर्जर होता क्या है। तो आइएगा देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी जो बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रिवर्स मर्जर है क्या चीज़। देखिएगा, रिवर्स मर्जर दो कंपनियों के बीच में एक मिलन है, एक मर्जर है। मान लीजिएगा आपके पास दो कंपनियां हैं और एक कंपनी का नाम है ए लिमिटेड ये जो कंपनी है, और दूसरी कंपनी है बिग लिमिटेड। बिग मतलब बड़ी, यानी कि बी लिमिटेड। राइट, तो मैंने इसको बी दे दिया। अब ये जो कंपनियां हैं आपस में जब मर्जर करती हैं तो क्या होता है? देखिएगा, मान लीजिएगा इस कंपनी की जो कुल टोटल बिजनेस है, मार्केट कैप है, वो 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है। इसके पास जो असेट्स हैं या जो इसका बिजनेस है, मार्केट है, वो 10,000 करोड़ का है। और ये जो बिग लिमिटेड है, इस कंपनी का बिजनेस है 1,50,000 करोड़ का। तो आप बताइए कौन सी कंपनी बड़ी है? तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि सर बिग लिमिटेड बड़ी है। राइट। लेकिन अब यहां पर कुछ केसेस हैं, ध्यान से समझिएगा ये किन सिचुएशन के अंदर रिवर्स मर्जर होता है। तो रिवर्स मर्जर एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कि एक छोटी कंपनी अपने से साइज में बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, खरीद रही होती है, और उसके बदले में जो खरीद रही है उसके बदले में या तो शेयर स्वैप करती है, या तो बदले में ए लिमिटेड अपने शेयर्स इशू कर देगी बिग लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, या क्या करेगी, कैश दे देगी। तो कैश की सिचुएशन जनरली कम होती है, क्योंकि अगर ए लिमिटेड इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी कंपनी का कैश कहां से पे कर पाएगी। तो जनरली ए लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती है। तो जो ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ बिग लिमिटेड के भी जो है शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, लेकिन ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, यानी कि जो मेजर शेयर होल्डर थे वो भी छोटे शेयर होल्डर हो जाएंगे, क्योंकि जो बिग लिमिटेड को जो है बहुत ज्यादा शेयर जो है अलॉट करने पड़ेंगे। तो इसलिए बिग लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं वो वास्तव में ए लिमिटेड के प्रमोटर बन जाएंगे। अब बात आती है कि ये जो ए लिमिटेड है, छोटी कंपनी बड़ी लिमिटेड को खरीद कैसे सकती है? देखिए, खरीदने में कैश की जरूरत तो है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि वो डील कैसे कर रही है कि आप मेरे को 1.5 लाख करोड़ की जो है असेट्स दे दीजिए और मैं बदले में आपको 1.5 लाख करोड़ के शेयर्स इशू कर दूंगी। तो ये क्यों होता है? अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है कि आप बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ले रही है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। इसके पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को समझते हैं। देखिएगा, कुछ केसेस के अंदर होता है, ये कुछ केसेस है। देखिएगा, केस नंबर 1 ये कहता है कि ए लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड मतलब जिसको कि ज्यादा राइट है लीगल टर्म्स में बिग लिमिटेड के मुकाबले, और बिग लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब बिग लिमिटेड अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाएगी तो उसको लॉ की पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। एक जो है लॉन्ग प्रोसेस है, तो उससे गुजरना पड़ेगा और उसमें उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो वो इस केस के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके साथ बात करती है। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो एक्वायर कर लेती है प्राइवेट लिमिटेड को। और प्राइवेट लिमिटेड साइज में कैसी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड साइज में बड़ी कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड छोटी है। तो जनरली ये डेफिनेशन आपको, अगर आप नेट पे भी जाएंगे तो आपको केवल यही मिलेगा, इसके अलावा जो ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको कुछ केसेस समझाता हूँ जहाँ पर कि इसके अलावा भी जो है सारी चीज़ें होती है।
दूसरा केस देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, मैं अब आपको एक जस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं और मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल समझा रहा हूं। देखिएगा कि एक कंपनी, ये जो ए लिमिटेड कंपनी है, दैट इज ए लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी, इसको बहुत सारा लॉस हो रखा है। और बहुत सारा लॉस कितना हो रखा है कि इसने जो लॉस कर रखे हैं वो मान लीजिएगा, इसकी आज की डेट में 10,000 करोड़ वैल्यू इसलिए है कि ये कंपनी पहले कभी बड़ी हुआ करती थी, 60-70 हज़ार करोड़ की होती थी, लेकिन इस कंपनी को पिछले 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ के लॉस हो रखे हैं। अब ये जो 50,000 करोड़ के लॉस हो रखे हैं, तो इन लॉस के ऊपर उसको कोई टैक्स की छूट तो मिलेगी तब जब वो प्रॉफिट कमाएगी। ए लिमिटेड आज इस हालत में ही नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा सके, ए लिमिटेड इस हालत में नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा सके, लेकिन जो बिग लिमिटेड है, बी लिमिटेड, एक बड़ी कंपनी है और वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब इसने जो 50,000 करोड़ का लॉस किया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ये कहती है कि देखिएगा आपको इनकम टैक्स की छूट मिल जाएगी, जो आपने लॉस किया उनको आप अगले साल में एडजस्ट कर लेना जब आपके पास प्रॉफिट होंगे, जिसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लेकिन अब ए लिमिटेड की ऐसी हालत है कि इसको भविष्य में प्रॉफिट ही नजर नहीं आ रहा है, इसका बिजनेस मॉडल इस तरीके का है कि वो अभी नियर फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। मैं रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से समझना, रियलिस्टिक है ये। इसमें से पहला जो है रियलिस्टिक है। मान लीजिएगा आप लोग जानते हैं कि एक कंपनी है इंडिया के अंदर जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। नाम सुना है? नाम सुना है नहीं सुना है? यस सर, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये कंपनी इसी तरीके की है, ये कभी साइज में बड़ी कंपनी हुआ करती थी वोडाफोन आइडिया, यानी कि आइडिया थी, बाद में मर्जर हुआ, उसके बाद ये एक बड़ी कंपनी है। लेकिन इस कंपनी के पास हजारों करोड़ के जो है लॉस इकट्ठे हैं। लेकिन अगर ये कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके पास इससे बड़ी साइज में कंपनी, अगर उसको ले ले और उस कंपनी के साथ इसको प्रॉफिट आने लग जाए, और स्ट्रेटेजी के भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिएगा कि वो एक फाइबर वाली कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर ले। किसको एक्वायर कर ले? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर ले। तो क्या होगा? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसके भी प्रॉफिट आएंगे, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी तो प्रॉफिट दे ही रही थी। तो इस कंपनी को जब टेक ओवर करेगी तो वोडाफोन आइडिया स्टरलाइट के प्रमोटर को या उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने शेयर इशू कर देगी और स्टरलाइट का बिजनेस अपने बिजनेस से मर्ज कर लेगी। अब इससे जब प्रॉफिट आएंगे तो इसको जो है भविष्य में टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टरलाइट के प्रमोटर को भी ये बात समझ में आएगी कि हाँ, इसके साथ मर्ज कर लो, वोडाफोन ने बहुत सारा जो है लॉस कर रखा है, और जब जब इसको प्रॉफिट होंगे तो जो है इसको प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो साइज में छोटी कंपनी अपने से बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। ऐसा ही और हो सकता है, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है। मान लीजिएगा आरकॉम है, जो अनिल अंबानी वाली कंपनी है, उसके पास देखिएगा लाइसेंस भी है और वो एक तरीके से इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में जा रही है अब तो। लेकिन अगर मान लीजिए वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में नहीं होती तो क्या होता कि वो जो लॉस मेकिंग कंपनी है आरकॉम, वो किसको खरीद सकती थी? रिलायंस जियो को खरीद लेती। हालांकि लॉजिक नहीं लगेगा आपको, लेकिन साइज है बड़ी कंपनी, तो रिलायंस जियो के पास जब भी प्रॉफिट आएंगे उन प्रॉफिट उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम ने जितना लॉस हुआ है उस लॉस के ऊपर रिलायंस जियो को टैक्स ही नहीं देना पड़े। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो लॉस मेकिंग छोटी कंपनी होती है वो बड़ी कंपनी को साइज में खरीद लेती है, और बड़ी कंपनी जो अगले 8-10 सालों में जो प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो होती है ये भी रिवर्स मर्जर के अंदर होता है। इसके अलावा रिवर्स मर्जर में क्या होता है कि एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को खरीदती है इसलिए क्योंकि छोटी कंपनी के पास लाइसेंस है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और वो समझ में इसलिए आएगी क्योंकि वो रियलिस्टिक एग्जांपल आपको लगेगा। देखिएगा इंडिया के अंदर 2 कंपनियां हैं, मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा उन दोनों कंपनीज के नाम। एक कंपनी का नाम है आरबीएल बैंक। नाम सुना है? नाम सुना है नहीं सुना है बताइए? आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक बड़ा है या बजाज फाइनेंस बड़ा है? बताइए आप बताओ मुझे कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है? आप कहोगे सर आरबीएल बैंक छोटा है, बजाज फाइनेंस बड़ी कंपनी, नो डाउट। अब देखिएगा आरबीएल बैंक के पास एक सीधी सी चीज है, बैंकिंग लाइसेंस। इसके पास बैंकिंग लाइसेंस है, और ये बजाज फाइनेंस आज भी जूझ रहा है बैंकिंग लाइसेंस के लिए। तो क्या हो सकता है कि ये जो छोटा बैंक है बजाज फाइनेंस के मुकाबले में, साइज में भी, मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी, अगर ये बजाज फाइनेंस के शेयर खरीद ले, सारी एसेट्स खरीद ले, और बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को बदले में शेयर इशू कर दे। यहां तो ये एसेट्स ले ले
और बदले में बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को शेयर अलोकेट कर दे। तो बजाज फाइनेंस की जो भी लोन बुक है, बजाज फाइनेंस की सारी एसेट्स वो किसके बैंक में आ जाएंगी? आरबीएल बैंक में आ जाएंगी। और आरबीएल बैंक क्या करेगा? अपने शेयर बजाज फाइनेंस के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अलॉट कर देगा। तो होगा क्या? बजाज फाइनेंस के जो शेयर होल्डर्स हैं वो आरबीएल बैंक के शेयर होल्डर हो जाएंगे। आरबीएल बैंक के पास बजाज फाइनेंस का जो पूरा पोर्टफोलियो वो आ जाएगा। तो यहां पर क्या, एक छोटे बैंक ने एक बहुत बड़ी कंपनी को जो है एक्वायर कर लिया, लेकिन बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस था जिसको बैंकिंग लाइसेंस नहीं था, तो अब वही बजाज ग्रुप जो है आरबीएल बैंक का एक तरीके से प्रमोटर बन जाएगा और आरबीएल बैंक के अंदर उसको बैंकिंग लाइसेंस के सारे एडवांटेज मिल जाएंगे जो कि वो चाहता है। लेकिन देखिएगा यहां पर रेगुलेटरी परमिशन लेना कोई आसान काम नहीं होता है। तो यहां पर इस तरीके की जो इंसिडेंट्स की कोशिश बहुत बार की गई है। जैसे पहले रिलायंस कैपिटल, अनिल अंबानी कंपनी ने, उसने लक्ष्मी विलास बैंक को जो है रिवर्स टेक ओवर करने की कोशिश की थी कि लक्ष्मी विलास बैंक रिलायंस कैपिटल को खरीद ले। इसी तरीके की जो इंसिडेंट्स थी वो इंडिया बुल्स फाइनेंस के अंदर जो है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ हुए थे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है उसको जो है लक्ष्मी विलास बैंक खरीद ले और इंडिया बुल्स फाइनेंस के शोल्डर्स यानी कि समीर गहलोत और उसकी जो फैमिली है या जो बाकी शोल्डर्स हैं उनको जो है शेयर अलॉट कर दें और जो इंडिया बुल्स की जो मैनेजमेंट है वो वास्तव में जो है लक्ष्मी विलास बैंक की टेक ओवर कर ले। तो ये इंसिडेंट्स क्या होते हैं कि आपको जो लाइसेंस वगैरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो इस तरीके से मिल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर आरबीएल बैंक के अलावा अगर देखें हम साउथ इंडियन बैंक एक छोटा बैंक है वो मुथूट फाइनेंस का रिवर्स टेक ओवर कर ले, तो जो मुथूट फाइनेंस के शेयर होल्डर्स हैं वो वास्तव में मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएंगे आफ्टर द रिवर्स मर्जर। तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि कर्नाटका बैंक जो है मन्नापुरम फाइनेंस को टेक ओवर कर ले। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मन्नापुरम फाइनेंस बड़ी है, कर्नाटका बैंक छोटा है, साउथ इंडियन बैंक छोटा है, मुथूट फाइनेंस बड़ा है। तो इस तरीके के अगर जो मर्जर होते हैं उनको रिवर्स मर्जर बोलते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले तो रिवर्स मर्जर समझाया। अब देखिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल जो है समझाऊंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और उसमें क्या स्टोरी है पूरी डिटेल। तो अभी आप देखिएगा आपको रिवर्स मर्जर समझ में आ गया कि किस वजह से जो है रिवर्स मर्जर होता है। नेट रिजल्ट ये निकला है कि बड़ी कंपनी को जो है छोटी कंपनी टेक ओवर करती है और छोटी कंपनी जो है अपने शेयर्स अलॉट कर देती है बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जहां पर कि या तो उसको टैक्स बेनिफिट लेना है या जो है बड़ी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक बैंकिंग लाइसेंस या किसी अन्य प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं जो एक छोटी कंपनी के पास लाइसेंस के रूप में जिसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी और को, उसका बेनिफिट उसको मिल जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।